मैं हूं अनुराग मुस्कान। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में थे तो पहली बार सार्वजनिक तौर पर मोदी ने राम की सौगंध खाई। मंच पर राम की प्रस्तावित प्रतिमा देखकर कांग्रेस बौखलाई तो धर्म के आधार पर वोट मांगने के आरोप को चुनाव आयोग ने भी गंभीरता से लिया। इसके बाद मोदी जब अमेठी पहुंचे तो वहां सीताराम केसरी के बहाने गांधी परिवार के गढ़ में गांधी परिवार पर हमला बोला। दलित कार्ड खेलते हुए मोदी ने आरोप लगा दिया कि सीताराम केसरी दलित थे, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें धक्के मारकर बाहर कर दिया। अब बड़ी बहस में कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल ये कि मोदी ने आज दो हथियार क्यों इस्तेमाल किए? क्या दलित कार्ड और राम के सहारे अब यूपी की 33 और बिहार की 13 सीटों पर मोदी को जीत मिलेगी? सवाल ये भी कि क्या गांधी परिवार के गढ़ में मोदी वाकई कोई लहर पैदा कर पाए? और सवाल यह भी कि क्या अमेठी में मोदी के हमले का जवाब गांधी परिवार वाराणसी जाकर देगा? जिस अमेठी सीट पर बरसों से कांग्रेस के विरोधियों की सिर्फ जमानत जब्त होती रही है, उसी अमेठी सीट पर बड़े उलटफेर के मकसद से आज बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बड़ी रैली करने पहुंचे। मोदी ने सबसे पहले बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को अपनी छोटी बहन कहकर जनता का दिल जीतने की कोशिश की। आज सवाल पूछ बैठे हैं, स्मृति ईरानी है कौन? मैं बताता हूं कौन है। मेरी छोटी बहन है। मोदी गांधी परिवार के गढ़ में थे, राहुल के इलाके में थे, सो एक लाइन से समूचे गांधी परिवार पर ताबड़तोड़ हमला भी बोला। आपने अगर किया है तो सार्वजनिक करो कि आपने मुलायम सिंह जी की सरकार को या मायावती जी की सरकार को विकास के लिए इतनी चिट्ठियां लिखी थी, काम नहीं किया। और पब्लिक को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? किया ही नहीं तो क्या बताएंगे भाई? अरे कामचोर है, कामचोर। फिर यही मैं आपके परिवार का हूँ, आप मेरे पिताजी को जानते थे, आपसे देश ऐसे चलता है क्या? जाए जाए अरु वचन न जाई। भगवान राम मोदी ने अमेठी में आने से पहले अयोध्या में राम नाम को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया तो अमेठी में पिछड़ा कार्ड खेलने के लिए सीताराम का वादा किया था 10 करोड़। कितने? कितने? मैं जरा भगवान राम जी जहां सच के सिवाय कुछ बोला नहीं जाता है, जाए जाए अरु वचन न जाई। सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से आते थे। आज मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा करके कांग्रेस दफ्तर से उठा करके धक्के मारते मारते फुटपाथ पर के ला करके फेंक दिया। लेकिन इन सबके बीच खास बात यह है कि कुछ दिन पहले तक अमेठी में मोदी की रैली फाइनल नहीं थी। फिर अचानक ही अमेठी में मोदी के हेलीकॉप्टर को उतारने की बड़ी रणनीति तैयार हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और खुद स्मृति ईरानी ने मोदी को अमेठी आने के लिए मनाया। जानकार बताते हैं, मोदी के हामी भरने की 2 वजहें थी। एक तो राहुल के खिलाफ स्मृति ईरानी की उम्मीदवारी मजबूत करना, दूसरे सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ समेत उन आसपास के इलाकों में भी असर छोड़ना जो गांधी परिवार के गढ़ का हिस्सा हैं। लेकिन यहीं से बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। सवाल ये कि क्या मोदी के अमेठी जाने के बाद गांधी परिवार का कोई बड़ा सदस्य अब वाराणसी की ओर रुख करेगा? बीच में खबरें आई थी कि प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के समर्थन में प्रचार करने वाराणसी तो नहीं जाएंगी, लेकिन वो वाराणसी पहुंचकर संकट मोचन मंदिर के दर्शन जरूर करेंगी। हालांकि बाद में इस खबर का खंडन कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से मोदी ने गांधी परिवार की गढ़ अमेठी जाकर पूरे गांधी परिवार को ललकारा है, उसके बाद ये देखना दिलचस्प हो गया है कि वाराणसी को लेकर गांधी परिवार का अगला कदम क्या होगा।
क्या मोदी को करारा जवाब देने के लिए सोनिया, राहुल, प्रियंका तीनों या फिर इनमें से कोई एक वाराणसी कूच करेगा? क्या अमेठी में मोदी के हमले का जवाब गांधी परिवार वाराणसी में देगा? अमेठी से मिथिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, बड़ी बहस में तमाम अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान आज की रात 1 घंटे के लिए जुड़ रहे हैं, उसमें प्रियंका चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मधु गुप्ता कुछ ही देर में जुड़ेंगी। अशोक टंडन, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल कैप्टन अभिमन्यु आपसे, अयोध्या में और अमेठी में, अयोध्या में राम और जिस तरीके से सीताराम याद आए अमेठी में, क्या ये ब्रह्मास्त्र हैं? अनुराग जी, चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण पर है, अंतिम चरण पर आ गया है, और आज अंतिम से पहले वाले चरण का प्रचार का अंतिम दिन था। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर लगभग 185 रैलियां पूरे देश भर में इस चुनाव प्रचार के माध्यम से करने की योजना बनाई। उन्हीं रैलियों में से आज रैली अयोध्या भी हुई और अमेठी में भी हुई। और जिस प्रकार का संदर्भ और भूमिका आप प्रस्तुत कर रहे थे, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां जहां नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार गए हैं, वहां पर चाहे स्टेज हो चाहे प्रचार हो, वो एक कैंपेन की थीम वहां की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए रखी गई थी। वाराणसी के अंदर भी जब हमारी रैली थी तो उसकी भूमिका के अंदर संत रविदास जी का चित्र भी था, वहां काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर भी थी, और वहां भगवान शिव शंकर उनकी चित्र भी उस बैकड्रॉप के अंदर थी। तो स्वाभाविक है, अगर अयोध्या में जाते हैं तो अयोध्या के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अयोध्या का सांस्कृतिक इतिहास वह भगवान राम से जुड़ा है और राम मंदिर से जुड़ा है, और भी अनेक संत महात्मा। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु, अब चुनाव आयोग को कैसे समझाएंगे? चुनाव आयोग सख्त हो गया है, उसने बाकायदा संज्ञान ले लिया इस पूरे मामले का। अनुराग जी, अब चुनाव आयोग अपने आप में क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। उन्होंने वहां पर हमारे उम्मीदवार को जो नोटिस दिया है, उस नोटिस का जवाब हमारे लोग वहां पर देंगे। तो इस विषय पर मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मामला अब उस अथॉरिटी के पास है। ठीक है। प्रियंका चतुर्वेदी, जिस तरीके से कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं कि ये कोई हथियार या ब्रह्मास्त्र नहीं था, बल्कि अयोध्या में राम की बात इसलिए हुई क्योंकि वो एक सांस्कृतिक संकेत के तौर पर वहां पर बैनर पोस्टर लगाए गए और राम की बात की गई, तो इसमें हर्ज क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि केवल सांस्कृतिक संकेत के चलते ये बात की गई? नहीं, देखिए, मैं तो नहीं, मैं एक ही चीज कहूंगी, ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये शर्मास्त्र है कि इनको शर्म आनी चाहिए कि इतने सालों से ये लोग राम के नाम पे वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया है, हिंदुओं को बार बार राम का नाम लेकर वोट पाने की कोशिश की है उत्तर प्रदेश, और सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अब आप देखिए असम में जाकर उन्होंने किस तरीके की बयान कहा है कि जो दुर्गा का नाम लेंगे वो ही सिर्फ हिंदुस्तान में जगह पाएंगे, बाकी सबको हम यहां से बाहर करेंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी भगवानों का नाम लेकर आप सांस्कृतिक बात कर रहे हैं, आप धर्म ला रहे हैं, इसमें धर्म के नाम पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई है, और इस तरह की शर्मनाक राजनीति हो गई है। अभी उनके आप आर्टिकल पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस में आज आया है, असम में उन्होंने क्या कमेंट किए हैं। कैप्टन अभिमन्यु आपसे कुछ पूछ रहे हैं प्रियंका जी? तो मैं बस यही कहूंगी, अनुराग जी, सिर्फ सांस्कृतिक बात प्रियंका जी जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करती है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा बेस रहा है, जिस प्रकार की भाषा का वो उपयोग कर रही हैं, इस देश में शर्मनाक राजनीति करने की अगर किसी ने आज तक हिम्मत और हिमाकत की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है। और 16 मई के चुनाव के परिणाम के बाद देश की जनता वो शर्मसार करने वाली है कांग्रेस पार्टी को, वह परिणाम सामने आ जाएगा। वो 16 की बात अभी मत कीजिए, अभी 16 बहुत दूर है। कैप्टन अभिमन्यु, प्रियंका जी के सवाल का जवाब दीजिए कि क्या राम के नाम पर अयोध्या में ये राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कहलाएगी? क्या ये वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं कहलाएगी? इस दाग को दामन से कैसे धोएंगे आप? मौका अच्छा है, बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। अनुराग जी, मैं एक दूसरा चैनल, मैं बिल्कुल बेतुकी बात है, मैं एक दूसरे चैनल के ऊपर भी बहस देख रहा था, वहां पर ये आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी कि अयोध्या में जाने के बाद भी नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वयं के श्रीमुख से राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की कोई संकल्प नहीं लिया गया। तो एक तरफ कोई तो उस प्रकार से
वो आलोचना करता है और कोई दूसरे प्रकार से कि कोई धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात करता है, ये बेतुकी और बचकाना बातें हैं। जहां तक नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के 2014 के चुनाव के कैंपेन का सवाल है, हमने सुशासन और विकास पर पूरे उस पर नहीं जाइए अभी। विनोद अग्निहोत्री, ये केवल बचकानी बात नहीं हो सकती, ये केवल शर्मास्त्र भी नहीं हो सकता और ब्रह्मास्त्र भी नहीं हो सकता, फिर ये है क्या? ये सोची समझी सुनियोजित रणनीति है। ये एक सहज चुनाव के अभियान का अभिमन्यु जी, सवाल मुझसे मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद फिर आप अपनी बात कहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी की बड़ी सोची समझी सुनियोजित रणनीति है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी, देखिए, भगवान राम 14 कलाओं से अवतार हुआ था, भगवान कृष्ण 16 कलाओं से थे, और नरेंद्र मोदी जी 20 कलाओं से अवतार लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदुत्व के प्रतीक भी बनना चाहते हैं, वो विकास पुरुष भी बनना चाहते हैं, वो मजबूत नेता भी बनना चाहते हैं, वो गुजरात अस्मिता भी है उसमें, वो राम मंदिर भी होगा उसमें, वो पिछड़े भी होंगे, वो चाय वाला भी होंगे, वो सब होंगे। मतलब वो सारा पैकेज जो है अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं। और वो साथ ही साथ मीडिया अटेंशन भी लेने के लिए हमेशा जो है, देखिए, वो कोई मंजे हुए राजनेता है, ऐसा नहीं कि अनजाने में गलती, वो अगर वोट के दिन कमल का निशान दिखाते हुए वोट डालने के बाद आते हैं, संबोधित करते हैं, तो भी वो सोची समझी रणनीति है। वो अगर नामांकन 24 तारीख को कराते हैं, जिस दिन वोट हो रहा है, और जुलूस निकाल के पूरा प्रचार लूटते हैं, तो वो भी एक सोची समझी रणनीति है। और अगर अयोध्या में या वो बनारस में काशी विश्वनाथ भगवान शंकर की पृष्ठभूमि में वो भाषण देते हैं, और अयोध्या में भगवान राम के चित्र के साथ भाषण देते हैं, तो सारा सोचा समझा तरीका है। और राम मंदिर चूंकि भाजपा के घोषणा पत्र का अहम हिस्सा आज भी है, तो वो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो जो है राम मंदिर से अपनी दूरी बना के चल रहे हैं? निश्चित रूप से उन्होंने ये कहा कि प्राण जाए पर वचन न दे। देखिए, राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा रक्षात्मक मुद्रा में है, क्योंकि बार बार सवाल ये पूछा जाता है कि 6 साल की सरकार के बाद भी आपने राम मंदिर के लिए क्या किया। और ये सवाल जो लोग राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे वो ज्यादा पूछते हैं। ऐसे में जब अयोध्या जाएंगे नरेंद्र मोदी, तो वो प्राण जाए पर वचन न जाएंगे, याद जरूर दिलाएंगे। ये अलग बात है कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, सार्वजनिक रूप से सौगंध लेने के बाद भी मंदिर वहीं का वहीं पड़ा हुआ, और रामलला जो है वो टीन के नीचे जो है बारिश में है। तो ये चुनावी दांव पेच है, इसमें कहीं कोई जो है अनजाने में जाने समझे कोई चूक नहीं हुई है। ये बहुत सोची समझी रणनीति है, बहुत सोची समझी रणनीति है। अशोक टंडन जी, आपको भी लगता है कि अयोध्या में राम की बात करना और अमेठी में जिस तरीके से बात की गई, वो दोनों ही बातें बाकायदा सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है? देखिए अनुराग, मेरा मानना है कि सभी राजनीतिक दल और सभी नेता अपने अपने तरीके से अपनी चुनाव की अभियान की रणनीति बनाते हैं, और उसके तहत वो अलग अलग तरह से अपने अपने ढंग से कैंपेन करते हैं। तो ऐसे में कौन किस मुद्दे को लेकर रणनीति बनाता है, ये उस पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। और मैं ये मानता हूं कि चुनाव के दौरान जितने नेताओं ने जो भी बात कही है, वो उन्होंने सोचे समझे पूरी जिम्मेदारी के साथ कही है। ऐसे में अगर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या ऐसे आरोप लगे हैं, तो उसका संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया है, और चुनाव आयोग ही इसके बारे में जजमेंट दे सकता है कि क्या किसी भी मुद्दे पर आचार संहिता का उल्लंघन किसी नेता ने किया है या नहीं किया है। तो इसलिए चुनाव के दौरान हर तरह की बात कही जाती है। बहुत लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं, जिनमें कुछ बातों पर संज्ञान लिया गया है, कुछ बातों पर शिकायत की गई है। अशोक टंडन जी, अशोक टंडन जी, माफ कीजिएगा, आपको रोककर आपसे कुछ पूछ रहा हूं। यहाँ हम सब जानते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में हाशिए पर है। बावजूद इसके जब मोदी अयोध्या में होते हैं तो तमाम बार अपने भाषण में राम का नाम लेते हैं, राम मंदिर की तस्वीर उनके पीछे होती है, भगवान राम की जो है वो जो प्रस्तावित तस्वीर है वो उनके पीछे लगी होती है। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा नहीं माना जाए? देखिए, उन्होंने जिस प्रकार की अपनी रणनीति बनाई है, ऐसी रणनीति अपने अपने दृष्टिकोण से और नेताओं ने और पार्टियों ने अलग अलग जगह भी बनाई है। तो ऐसे में अगर, और इसके बारे में मजेदार बात यह है कि सभी राजनीतिक दल दूसरे की रणनीति के बारे में आपत्ति भी उठा रहे हैं, शिकायत भी दर्ज करवा रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि सभी दल अपने अपने सोच से अपने अपने वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो इसमें कौन किसकी रणनीति ठीक है या किसकी रणनीति गलत है,
ये इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव आयोग जिन शिकायतों को देख रहा है उसमें अल्टीमेटली चुनाव आयोग को तय करना है कि उसमें आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अपना मुद्दा जिस पार्टी का है वो उस मुद्दे को उठाएगी। ऐसा मुद्दे सारी पार्टियां अपने अपने ढंग से उठा रही है। तय करना है कि उसमें आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अपना मुद्दा जिस पार्टी का है वो उस मुद्दे को उठाएगी। ऐसा मुद्दे सारी पार्टियां अपने अपने ढंग से उठा रही है। तो इसलिए मैं किसी एक पार्टी के एक मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में चुनाव के दिनों में सभी पार्टियां अपने अपने ढंग से चुनाव प्रचार करती हैं, लेकिन एक सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने एक आचार संहिता बनाई है, उसके बारे में शिकायत भी होती है। इस मामले में भी चुनाव आयोग ने स्वयं संज्ञान लिया है, नोटिस जारी होने वाला है शायद। लेकिन मेरा कहना है कि ये अगर इसमें आचार संहिता का उल्लंघन है तो ये निर्णय कौन करेगा? ये निर्णय चुनाव आयोग को ही करना है। इसलिए मेरा मानना है कि हम किस पार्टी ने अपनी क्या रणनीति बनाई है ये उस पर छोड़ दें, और उसके लिए वो जो कुछ भी हथियार अपना रहे हैं उसकी पूरी जिम्मेवारी उनके ऊपर है। ठीक है, और अपनी जिम्मेवारी को लेकर ही वो ये सब कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई हम एक पार्टी का या एक नेता की किसी प्रकार की रणनीति पर टिप्पणी करें और बाकियों को छोड़ दें तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए कुल मिलाकर राजनीतिक दल समझदार हैं। ठीक है, नहीं हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं ना टंडन साहब, क्योंकि आज 2 बार राम अलग अलग तरीके से नरेंद्र मोदी को याद आए, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम याद आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम याद आए, और अमेठी में सीताराम केसरी याद आए। प्रियंका चतुर्वेदी सीताराम केसरी का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो अति पिछड़े थे जैसा कि मैं हूं, और इसी की सजा उन्हें ये मिली कि सोनिया गांधी ने उन्हें धक्का देकर परे कर दिया। देखिए, ये बार बार अपने चाय वाला होने का और अपने ओबीसी कार्ड बहुत प्ले करते हैं और दूसरों को अटैक करते हैं, ये इनकी रणनीति रही है। अब ये स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अमित शाह की बयानबाजी और नरेंद्र मोदी की बयानबाजी से बिल्कुल समझ में आता है कि इनकी क्या रणनीति है। जब वो रणनीति की बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट है कि इनकी रणनीति क्या है। वो राम का नाम लेते हैं। मैं जो भी जवाब दूंगी आपको सुनना पड़ेगा। कैप्टन अभिमन्यु, आपने भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके जवाब आप लोग देने को तैयार नहीं हैं, जैसे कि अमित शाह इज्जत और बदले की राजनीति की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी राम का नाम लेकर बात करते हैं। आज आजमगढ़ में सबको ही आजमगढ़ियों को टेररिस्ट बता दिया। तो बहुत सिंपल है आपकी रणनीति है। रणनीति नहीं है आपकी, रणनीति नहीं है, फूट नीति है। आप लोग ने फूट नीति के हिसाब से आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो, हिंदू मुसलमान का बंटवारा हो और आप लोग के वोट आए। तो अभी हिंदू जनता हो या मुसलमान जनता हो, वोटर्स हैं, वो कोई अब बेवकूफ बनने वाला है नहीं इस तरीके की भाषणबाजी से। मैं बस यही कहना चाहूंगी। जी, सीताराम केसरी पर आप कुछ कहना चाहेंगी प्रियंका जी? नहीं, इस पर प्रियंका जी नहीं, मैं इस बात पे क्या कहूं। उनका कास्ट कार्ड खेला है, उन्होंने हर चीज की तुलना अपने आप से करते हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि उनको उनका क्या परिस्थितियां थी, क्या इतिहास था। आप अडवाणी जी की भी बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी पे भी सवाल उठाता है, वरिष्ठ नेताओं पे सवाल उठाता है। बहुत क्लियर है कि वो अपना ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। तब रैली में जाकर हर रैली में जाकर आप अपने ओबीसी का कार्ड बताते हैं। अब आकर कहते हैं अगर मैं हारा तो मैं चाय वाला बन जाऊंगा। क्यों? चीफ मिनिस्टर के उससे पोजीशन से रेजिग्नेशन करने को तैयार हैं वो राजनीति छोड़ने को तैयार है। नहीं, लेकिन सीएम होते हुए भी वो गुजरात को चाय पिला सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जरूरी नहीं है ना कि वो वापस स्टेशन पर जाकर ही चाय। उन्होंने कहा मैंने अपने चाय के बर्तन तैयार रखे, मैं चाय बनाऊंगे। नहीं, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा मेरे बर्तन तैयार हैं, मैं चाय वाला बनने को तो आपके घर में प्रियंका जी कोई आता होगा तो चाय तो आप भी बना के पिलाती होंगी। इनकी रणनीति रही है ये आजीविका कमाने की बात है कि ये किसी की लोभ की सीमा की बात है कि किसी की लूट की कोई सीमा है कि आजीविका कमाने के लिए कोई चाय बना करके भी बेच करके आजीविका कमा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले करके इनकी लूट की भूख की कोई सीमा ही नहीं है, उसका उदाहरण उन्होंने देने की कोशिश की है। लेकिन सीताराम केसरी जी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा आई। चलिए, लूट और भूख से याद आया, वो करप्शन की बात करते हैं, जब अडानी इन और अडवाणी आउट की बात करते हैं तब इन्होंने उसको शर्मनाक नहीं माना। उन्होंने येडी को वापस क्यों बुलाया? श्री रामुलु को नहीं देखा आपने?
आज अब चलिए वहां नहीं जाते, बात की थी, वहां नहीं जाते, नहीं वहां नहीं जाते। कैबिनेट में सीताराम केसरी पर विनोद अग्निहोत्री आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं जाते, उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाया। अभिमन्यु जी, मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूँ। अभिमन्यु जी, मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और सीताराम केसरी दरअसल क्या है, अमेठी का जाति गणित जो है, इस चूंकि समाजवादी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ रही है और पिछड़ों की एक बड़ी तादाद है वहां पर, और 15 सीटों पर चुनाव है अग्निहोत्री जी, उसमें कोई बीजेपी के पास भी नहीं है, इसलिए भी जरूरी है। स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास तीनों उम्मीदवार जो प्रमुख हैं वो पिछड़े नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सीताराम केसरी का कार्ड खेल करके पिछड़ों को वोट लुभाने की कोशिश की है। ये एक रणनीति है। एक किस्सा मैं छोटा बता दूं, वैसे सीताराम केसरी अति पिछड़े नहीं थे, पिछड़े थे, वो वैश्य जाति के थे, लेकिन बिहार में चूंकि वैश्यों को पिछड़ा माना जाता है इसलिए पिछड़े कहे जाते हैं। और सीताराम केसरी जो है, मेरा चूंकि उनसे बड़ा व्यक्तिगत मिलना जुलना था, सीताराम केसरी जो है भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर आंदोलन के प्रबल विरोधी थे और उन्होंने दिल्ली के एक कार्यक्रम में कहा था कि मुझसे बड़ा राम भक्त कौन है, मैं तो सीताराम हूं, ये राम मंदिर की बात क्या करेंगे। और सुल्तानपुर की एक सभा में मैं सामने सीताराम केसरी जब अध्यक्ष थे तब गए थे और वहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, उसमें अगड़े पिछड़े अल्पसंख्यक सब शामिल थे, उन्होंने नारा लगाया था कि सोनिया गांधी को लाओ, सोनिया गांधी को लाओ, और काफी सीताराम केसरी के साथ जो है वहां एक बड़ी अव्यवस्था थी, स्थिति हो गई थी। तो ये सब पुराना बैकग्राउंड है सीताराम केसरी का, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी ने सीताराम केसरी का जिक्र किया। और सिर्फ अमेठी के लिए नहीं किया विनोद अग्निहोत्री जी, हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए किया। 5 सीटें बीएसपी के पास हैं, मतलब एक पूरा बड़ा दलित वर्ग उनके निशाने पर था जब वो सीताराम केसरी की बात कर रहे थे। तो लेकिन सीताराम केसरी जी भाजपा के समर्थक कतई नहीं थे, भाजपा को लेकर के ये कहने के लिए सीताराम केसरी कहां से आएंगे अब जी? ये कहने के लिए सीताराम केसरी कहां से नहीं आएंगे, लेकिन सीताराम केसरी की जो राजनीति थी वो वो कांग्रेस के भीतर पिछड़ी राजनीति। सीताराम केसरी पर जो मोदी की राजनीति है, मैं उस पर आपसे टिप्पणी चाह रहा हूं, क्या मोदी का तीर निशाने पर लगा है? देखिए, वो वैसे ही है, वो उसी तरह से है जैसे भारतीय जनता पार्टी पर जब निशाना साधती है कांग्रेस, तो बंगारू लक्ष्मण का नाम लेती है कि वो दलित थे, उनको किनारे कर दिया गया, या और नेताओं का नाम लेती है। तो ये कांग्रेस भाजपा की अपनी अंदरूनी बातें हैं। और देखिए, टंडन जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, वाजपेयी जी के साथ भी रहे हैं, इसलिए इनको बहुत अंदरूनी जानकारियां हैं कि राजनीति में दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इस तरह के निशाने साधती रही हैं। वो अडवाणी जी का नाम लेंगे, ये केसरी जी का नाम लेंगे, वो जसवंत सिंह का नाम लेंगे, ये कोई और नाम लेंगे, तो ये सब चुनाव में चलता रहता है। ये चुनाव प्रचार, इसका वोटरों पर कितना असर होगा ये तो 16 मई को ही पता लगेगा। 16 मई को ही पता चलेगा। लेकिन अशोक टंडन, क्या ये निशाना सटीक बैठेगा मोदी का, जो दलित कार्ड उन्होंने खेला है जिस तरीके से सीताराम केसरी का नाम लेकर के, क्योंकि बहुत जरूरी भी थी, इसलिए था क्योंकि इन 15 सीटों में जिसमें इस चरण में चुनाव होने वाले पिछड़े थे, पिछड़े जी, अति पिछड़े उन्होंने कहा। तो अति पिछड़े गलत बोला, वैश्य थे, वैश्य बिहार में पिछड़ों में आते हैं, पिछड़ों में नहीं आते। तो क्या ये तीर निशाने पर लगेगा मोदी का? देखिए, जितने भी नेता लोग चुनाव अभियान में जाते हैं वो अपना होमवर्क करके जाते हैं, उनके थिंक टैंक होते हैं और वो उनको उस चुनाव क्षेत्र की परिस्थिति से उनको ब्रीफ बनाकर देते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको किस तरह की बात कहनी है। तो मेरा मानना है कि सीताराम केसरी का नाम अनायास नहीं आ गया है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, वो जहां जहां जाते हैं वहां का होमवर्क करने के बाद वो उस हिसाब से अपने भाषण में वो इनपुट डालते हैं। तो मैं अग्निहोत्री जी से सहमत हूं कि क्योंकि यहाँ पर सपा का उम्मीदवार नहीं है और सपा क्योंकि पिछले जाति के लोगों को प्रभावित करने के लिए अपना अभियान चलाती है, तो ऐसे में सीताराम केसरी की याद दिलवाकर उन्होंने कुछ इस प्रकार से बात कही है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि सीताराम केसरी क्या थे, किन परिस्थितियों में वो कांग्रेस अध्यक्ष बने हटे, ये कोई आज की पीढ़ी को बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। और भाषण में एक सीताराम केसरी का नाम ले देने से आप और हम मीडिया में इसकी चर्चा जरूर कर रहे हैं और उसके जरिए हो सकता है लोगों को समझ में भी आ रहा हो कि ये सीताराम केसरी वाला प्रकांड क्या था। लेकिन कुल मिलाकर बात वही है कि हर नेता, हर राजनीतिक दल अपने चुनाव अभियान की एक नीति बनाता है, होमवर्क करता है, उसमें किस प्रकार के मुद्दे उठाए जाए ये भी तय करता है और उसके लिए वो स्वतंत्र है। मेरा मानना है सभी, अब जैसे राहुल गांधी हो या सोनिया जी, ये सब लोग अपने अपने ढंग से हर क्षेत्र में जाने से पहले अपने भाषण की स्ट्रेटेजी बना कर जाते हैं और उसके तहत नरेंद्र मोदी ने आज जो भी ये भाषण में अमेठी में कहा और वहां पर फैजाबाद में कुछ कहा, तो ये कोई अचानक ये शब्द सामने नहीं आ जाते हैं, ये एक हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है और उसके लिए सभी दल, सभी नेता स्वतंत्र हैं। हम पिक्चर में तब आते हैं
जब वो बातचीत में कहीं न कहीं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। मेरा मानना है केसरी की बात कहकर इसमें कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। तो इसलिए ये इसमें तो सभी लोग स्वतंत्र हैं कि वो कौन से मुद्दे उठाए, जनता पर उनका कितना असर होगा ये तो चुनाव के दिन पता चलेगा या रिजल्ट से पता चलेगा, लेकिन कोशिश तो करना हर एक का फर्ज है और वो कोशिश करते हैं। कोशिश तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक कोशिश आज मोदी ने और की है, उन्होंने स्मृति ईरानी को एक नई पहचान दी है। इस पर मैं प्रियंका चतुर्वेदी से कमेंट लूंगा। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। चलाया है आज मोदी ने, ये कितना निशाने पर बैठेगा, खैर ये तो 16 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि जनता को कितना अच्छी तरह से वो ये बात समझाने में कामयाब हो पाए या फिर नाकामयाब हो गए। प्रियंका आज मोदी ने, ये कितना निशाने पर बैठेगा, खैर ये तो 16 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि जनता को कितना अच्छी तरह से वो ये बात समझाने में कामयाब हो पाए या फिर नाकामयाब हो गए। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आज उन्होंने स्मृति ईरानी को एक पहचान भी दी। उन्होंने कहा कांग्रेसी अक्सर पूछते हैं कि स्मृति ईरानी है कौन, स्मृति मेरी छोटी बहन है। तो अब सवाल ये हो गया कि स्मृति ईरानी छोटी बहन हो गई और राहुल की बड़ी बहन मैदान में है ही, तो किसकी बहन का जादू चलेगा, आपको क्या लगता है? ये कोई सवाल ही नहीं है। उनको उनका नया रिश्ता मुबारक हो और ये सवाल अमेठी को लेकर उठना ही नहीं चाहिए कौन जीतेगा और किस बहन की जीत होगी। वो अमेठी की जनता ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है और इतने सालों से हमारे साथ है, इस साल भी साथ में रहेगी। ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए। नहीं, सवाल तो मोदी साहब ने उठा ही दिया ना कि राहुल की बड़ी बहन प्रियंका अक्सर पूछती है कि भाई स्मृति ईरानी कौन है, तो वो मेरी बहन है। तो उन्हें जवाब दिया, उन्होंने उनको अपना बहन माना। उनसे मैंने कहा उनको उनका नया रिश्ता वेलकम हो, पर उन्होंने अपनी बहन के लिए आकर वहां पे फाइट की है और प्रियंका गांधी जी अपने भाई के लिए कर ही रही हैं। तो और अमेठी की जनता किसके साथ इतने सालों रही है वो सब जानते ही हैं। ये एक नो कॉन्टेस्ट है। मैं बार बार यही कहूंगी, जिसका आज उन्होंने एक स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की, पर अभी भी वो नो कॉन्टेस्ट ही रहेगा। मोदी जी आए या नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है अमेठी की जनता को। मोदी जी आए या ना आए उस अमेठी की जनता को फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इनका चतुर्वेदी जी, फिर भी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी होती है। बड़ी हिम्मत की मोदी ने, एक बड़ा कदम उनका कि वो अमेठी गए, गांधी परिवार के गढ़ में गए और वहां पर वो ऐसे मौके पर गए कि जो वो बोले उसका रिवर्ट बैक करने का मौका भी अब कांग्रेस को नहीं मिलेगा। क्या राहुल और प्रियंका एक अहंकार है उनका, काशी जाएंगे? क्या ये हिम्मत राहुल और प्रियंका करेंगे काशी जाकर अजय राय के लिए? आप क्या बात करें, ये सवाल है। हिम्मत की क्या बात है, ये अहंकार की बात है। वो अहंकार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अमेठी आकर और इस तरह की बयानबाजी कर गए हैं। तो मैंने जैसे कहा अमेठी की जनता कहीं भी जाते हैं अहंकार की बात, अगर वो अमेठी आ रहे हैं तो इसमें अहंकार कैसा हो गया? उनकी छोटी बहन का डिपॉजिट जब जाएगा तब शायद नरेंद्र मोदी जी को समझ में आएगा कि क्या हिम्मत होती है, क्या नहीं होती है। और रही बात वाराणसी की, प्रियंका जी बार बार जवाब दे चुकी हैं इस मुद्दे पर। मैं बार बार इसका जवाब देना नहीं चाहूंगी। उनका जवाब ऑलरेडी आ चुका है कि वो कहां तक सीमित रहेंगी इस कैंपेन में। बिल्कुल। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, क्या क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ करते हैं उसका मतलब ये नहीं है हम लोग भी वही काम करें। जी चलिए, इसी सवाल का जवाब विनोद अग्निहोत्री। अनुराग जी मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा। अच्छा कह लीजिए, फिर मैं विनोद जी का कमेंट लेता हूं। अनुराग जी, कुल मिलाकर के नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज जिस प्रकार से अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी जी को अपनी छोटी बहन बताया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में कोई नई बात नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी जी के लिए नया लग रहा होगा, वो नए रिश्ते को मुबारक करने की बात कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर आजकल नए रिश्ते बन रहे हैं और वो नई तरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में ये बहन और भाई का संबंध का रिश्ता बहुत पुराना है। शर्मनाक बयानबाजी करते हैं नेशनल टेलीविजन पे, कुछ तो शर्म प्रियंका वाड्रा हमें अपनी रिश्तेदारी जताने की जरूरत नहीं है। रिश्तेदारी जताने की जरूरत नहीं है जिस तरह की आप बयानबाजी कर रहे हैं। बार बार पारिवारिक रिश्तेदारी जताती तो है। वाड्रा का अमेठी में जाकर, रायबरेली में जाकर वो कहती है हमारे पारिवारिक संबंध है, तो रिश्तेदारी तो अगर बहन की बात करेंगे आप नहीं, आपसे बस एक चीज कह रही हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी जी की भाषा के स्तर पर नहीं आ जवाब दे रही हूँ जहाँ वो कह रहे हैं किसी और तरीके की रिश्तेदारी निभाते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, अटैक करने लगे हैं। मैं इतना ही कहूंगा। हाँ, आपकी भाषा की स्तर बहुत अच्छी है। कि प्रियंका वाड्रा जी का अहंकार था कि उन्होंने एक पत्रकार को प्रश्न के उत्तर में कहा कि हु स्मृति ईरानी। तो जो एक स्मृति ईरानी जैसी वरिष्ठ नेत्री को पहचानने से इंकार कर दे तो किसका अहंकार सातवें आसमान पर है।
और जनता जनार्दन लोकतंत्र की मालिक है और जनता वास्तव में उनका विवेक के ऊपर कांग्रेस के लोगों को शायद विश्वास नहीं है। और प्रियंका चतुर्वेदी जी भी आज धरातल से कितनी कटी हुई हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है कि अमेठी की धरती पर भूचाल आ रहा है, अमेठी की धरती परिवर्तन करने वाली है। अमेठी के लोग इस बार अपनी पहचान जो है नई प्रकार से बनाना चाहते हैं। वो एक परिवारवाद के चंगुल से निकल करके एक सामान्य परिवार की बेटी को अपना सांसद बना करके नरेंद्र मोदी जी की झोली में वहां कमल का फूल खिला करके डालने का मन बना चुके हैं। अमेठी के लोगों ने जो भोगा है, जो पहली बार अमेठी के लोगों की जुबानी, उनकी कहानी नरेंद्र मोदी जी की जुबान से आज वो सुनने को मिली है। अमेठी के लोगों की दर्द भरी दास्तान कि आज देश के अंदर सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला कोई है, चाहे कितने भी ये कोई गर्व की बात नहीं है। ये प्रियंका जी ये कोई गर्व की बात नहीं है कि आज देश के अंदर सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र कोई है तो वो 10 वर्षों में यूपीए सरकार के युवराज जो शहजादे उनका संसदीय क्षेत्र है, वो कभी अपने क्षेत्र में गए नहीं। संसद के अंदर उनकी उपस्थिति 545 सांसदों में से जो न्यूनतम 30 सांसद हैं उनके अंदर उनकी गिनती होती है। तो उन्होंने बतौर सांसद न वो क्षेत्र में विकास कराए, न लोगों को रोजगार दिया, न वहां के विद्यालयों के अंदर कोई सुविधाएं उपलब्ध करा पाए, न पीने का पानी दिला पाए, न वहां पर बिजली की सुविधा करा पाए, न सड़कों के गड्ढे वो भर पाए। लोगों के दिलों के अंदर जो उन्होंने नस्तर चुके लोग जवाब देना चाहते हैं और लोग परसों जवाब देंगे। लोग परसों जवाब देंगे। आप 16 मई का इंतजार कीजिए। अभी से वहां पर किसी की डिपॉजिट, अभी से किसी की जमानत मत जब्त कराइए। प्रियंका चतुर्वेदी जी अभी से निर्णय मत दीजिए, लोगों के जनता के फैसले का इंतजार कीजिए। न जाने आपको क्या 16 मई को किस प्रकार का फैसला आपको स्वीकार करना पड़े। बड़े बड़े लोगों का अहंकार दूर हुआ है, रावण का अहंकार दूर किया है, कंस का अहंकार दूर किया है। ये जनता इस बार कांग्रेस का अहंकार को चूर करने वाली है। चांदनी चौक में इनको जवाब मिला था 2009 में, अब 2014 में जवाब मिलेगा। तो मैं आपसे बस ये कह रही हूँ 16 मई का इंतजार करिए। आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, बहुत अच्छी बैटिंग की। अभी निर्णय मत सुनाइए। मैं आपसे कहूंगी कि आपने प्रियंका जी चांदनी चौक में वो नरेंद्र मोदी की छोटी बहन नहीं थी, अब अमेठी में वो नरेंद्र मोदी की छोटी बहन है। जनता के फैसले का इंतजार कीजिए, जनता के फैसले का इंतजार कीजिए। वही तो मैं कह रही हूँ कि अच्छा हुआ क्या हमें सबको पता चला। 2009 नहीं है, रिश्ता मुबारक हो। अब 2014 है, 2009 नहीं है। ठीक है, कांग्रेस डबल डिजिट के अंदर रहने वाली है। ठीक है, कैप्टन अभिमन्यु आते हैं आपके पास। विनोद अग्निहोत्री जी, हर रणनीति का जवाब दिया गया है, हर आरोप का जवाब दिया गया है। अब सवाल ये उठा कि शुरू में खबरें आई थी कि भाई कांग्रेस में अंदर खाने कुछ इस तरह की रणनीति बन रही है कि प्रियंका जा सकती है अजय राय के प्रचार के लिए काशी, और तब ये हुआ कि मोदी भी अमेठी जाएंगे। अब मोदी तो अमेठी पहुंच गए, लेकिन क्या गांधी परिवार का कोई सहारे तो अमेठी और रायबरेली काशी नहीं जाएगा दम दिखाने के लिए, जो कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से अमेठी और रायबरेली में? ठीक है, इनको विनोद जी को जवाब दे लेने दीजिए। देखिए कैप्टन साहब, मैं बोल लूं थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत हो तो दरअसल देखिए ऐसा है कि ये फैसला तो कांग्रेस हाईकमान को करना है कि वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जो इनकी मुख्य स्टार प्रचारक हैं, खबरें तो आई थी बाद में उसका खंडन स्रोत है, वो बनारस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये जरूर है कि अजय राय चाहते हैं कि प्रियंका जी बनारस आए और आकर के वहां पर जो है प्रचार करें उनके लिए। जहां तक नरेंद्र मोदी का अमेठी जाने का मामला था, पहले नरेंद्र मोदी भी अमेठी जाने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन दरअसल क्या है कि स्मृति ईरानी जब से वहां चुनाव प्रचार के लिए गई और स्मृति ईरानी से सवाल बार बार पूछा जा रहा था। ये टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में मैं भी गया था अमेठी 2-3 दिन पहले। हम लोगों ने भी सवाल पूछा था कि भाई आप नरेंद्र मोदी जी एक पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और आप इतनी गुजरात से आप राज्यसभा सदस्य हैं और मोदी जी का के आपको अपनी छोटी बहन मानते हैं इस तरह से, तो आपके प्रचार के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? ये लगातार सवाल पूछा जा रहा था और भाजपा कार्यकर्ताओं का भी दबाव था। और उसके बाद लगा कि वहां पर जो है माहौल थोड़ा सा उनको अनुकूल लगा, इसलिए प्रचार के लिए गए। और साथ में सिर्फ अमेठी उनका लक्ष्य नहीं था, अमेठी के साथ सुल्तानपुर में वरुण गांधी लड़ रहे हैं, वहां पर प्रतापगढ़ सीट भी है। ये पूरे इलाके में 2009 में भाजपा ने एक भी सीट नहीं जीती थी, तो इसलिए भी वहां जाना उनके लिए जरूरी था। रही बात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बनारस जाने की, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देने के लिए कोई रणनीति अपनाए। अब ये निर्भर करता है कांग्रेस क्या है, उस पर आकलन करती है, बनारस की क्या रिपोर्ट है, अजय राय की स्थिति, जमीनी स्थिति क्या है। अगर उनको लगेगा कि अजय राय मुकाबले में है तो प्रियंका गांधी जाएंगी, अगर लगेगा मुकाबले से बाहर है
तो शायद न जाए। ये बड़ी बात सारा नापतोल करके होगा। नरेंद्र मोदी भी नापतोल करके ही गए हैं। देखिए, इसके पहले अमेठी और रायबरेली कभी कोई बड़ा नेता नहीं जाता था, तो वो भी नापतोल। लखनऊ में भी जब वाजपेयी जी लड़ते थे तो कांग्रेस के बड़े नेता वहां जो है रैली नहीं करते थे। सोनिया बड़े नेता लड़े जरूर है, डॉक्टर कर्ण सिंह लड़े हैं, राम जेठमलानी लड़े हैं, लेकिन सोनिया गांधी की रैली वहां नहीं हुई। लेकिन ये एक अनरिटन सा एक एग्रीमेंट कहो या परिस्थितियां कहिए, जो भी रहा, लेकिन जब संभावना दिखाई पड़ती है कि शायद कामयाबी मिल जाए या मिल सकती है या इतना हम आगे बढ़ा दें कि वहां वोट बैंक बढ़ जाए, तब इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी को देखना है कि वो बनारस में क्या निर्णय लेती है। लेकिन क्या निर्णय ले लिया गया कैप्टन अभिमन्यु? क्योंकि जिस तरीके से विनोद अग्निहोत्री का आकलन है कि अगर किसी गिनती में होंगे अजय राय तो प्रियंका आएंगी, अगर नहीं होंगे तो नहीं आएंगी, अगर नहीं जा रही है तो इसका मतलब क्या कांग्रेस मान चुकी है कि अजय राय किसी गिनती में नहीं है? देखिए, लोकतंत्र में सभी दलों का अधिकार है कि अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए उसके नेता जाएं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता वाराणसी में, काशी में घर घर जाएं, उनका स्वागत है। काशी वाराणसी की जनता ने अपना मन बनाया है। जो मोदी जी के नामांकन के वक्त जो काशी की जनता ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है, आज कांग्रेस पार्टी की काशी वाराणसी में यह स्थिति है कि उनको जेल में बैठे हुए अपराधियों को बाहर ला करके अपने उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने के लिए उनको जुगत बिठानी पड़ रही है। माफियाओं को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। मुंबई से जो इनके टेंटेड लीडर हैं, जो कृपाशंकर सिंह जैसे और अनेक लीडर आकर के क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी आज अपने एक प्रकार से पूरी तरह से हल्केपन पर आ चुकी है और पूरी कमजोरी उनकी स्पष्ट दिखाई दे रही है। और उसमें उनके नेता उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए, उनका स्वागत है। वाराणसी में वो प्रचार करने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगी आप कि अजय राय अगर गिनती में नहीं है, कांग्रेस ये मान चुकी है और इसी वजह से गांधी परिवार से कोई भी उनके प्रचार में नहीं जाएगा, ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच नहीं है। वो प्रियंका गांधी शुरू से कहती आ रही हैं कि उनका वो जहां कैंपेनिंग करेंगी, वो 2 जगह हैं, 2 क्षेत्र हैं जहां कैंपेनिंग करेंगी और वो उसी को फॉलो कर रही हैं। और इसमें अब ये एंगल लाना क्योंकि अजय राय पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जहां कोई मुकाबले में नहीं है, जहां आपका गढ़ है, वहां अगर वो कर भी नहीं है तो क्या फायदा? बिल्कुल काशी में बहुत जरूरी था दम दिखाना। कोई तथ्य नहीं है, कोई बात में तथ्य नहीं है। किसका दम दिखाना? अजय राय जी खुद ही बहुत सक्षम है, उनका बहुत फॉलोइंग है और वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और मुख्तार अंसारी से समर्थन के बाद अब तस्वीर वहां उलट सकती है। कॉन्फिडेंट हूँ, बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट हैं कि अजय राय एक टफ उम्मीदवार हैं। और मैं बस कैप्टन अभिमन्यु से एक चीज पूछना चाहती हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ लीजिएगा। प्रियंका जी, मैं तो वो वहां पे क्या प्रियंका गांधी जी ने तो अपने को अमेठी रायबरेली तक के लिए सीमित किया है, लेकिन राहुल गांधी तो पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी बनारस जाएंगे प्रचार करने? ये मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी भी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं। या सोनिया जी को या गुलाम नबी आजाद हो या ये बहुत है? नहीं, प्रियंका गांधी का तो आपने कह दिया कि वो वहां रहेंगी। देखिए, इसमें अगर देखिए मैंने विनोद जी, मैं आपको बस एक चीज कहना चाहूं। आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि जब रैलीज का डिसीजन होता है वो महीनों पहले से हो जाता है, कौन कहां जाएगा, कैसे रैली, कहां टाइम उनको मिलेगा। तो अगर उनको समय मिलता है वो जाएंगे, पर आप देख रहे हैं कि उनका भी चुनाव ऑलमोस्ट सेम टाइम पर है, तो उनका वहां पे पहुंचना दिक्कत भरा होगा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अजय राय जी खुद ही कितने सक्षम उम्मीदवार हैं कि वो अपनी काबिलियत पे वहां पे एक टफ कंपटीशन बनेंगे। और अगर इतने ही काबिल थे तो गुलाम नबी आजाद साहब को क्यों जाना पड़ा मुख्तार अंसारी से कहने के भैया समर्थन दे दो? इतने सक्षम उम्मीदवार हैं कि अपने तो बहुत गलत बात। देखिए एक बात बताओ, नहीं मैं आपसे बस एक चीज पूछूं कि अगर नरेंद्र मोदी का इतना वेव चल रहा था, नरेंद्र मोदी को येडी से वापस पार्टी में लेने की क्या जरूरत थी? श्री रामुलु को अपनी टीम में लेने की क्या जरूरत थी? मेरा आप घुमा रहे मुद्दे को। बहुत स्पष्ट आ गया कि नरेंद्र मोदी वेव है, इतना कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, कोई मैं घुमा नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल घुमा नहीं रही हूँ। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कह रही हूँ कि अगर हमारे उम्मीदवार को हमें और सक्षम बनाना है। ठीक है, अशोक टंडन भी मेरे साथ है। ठीक है, अशोक टंडन जी दिल्ली बुला करके अजय राय को टिकट दिया गया, खुशी खुशी वो टिकट लेकर चले गए। प्रियंका गांधी से भरोसा लेकर के वो उनके प्रचार के लिए आएंगी, अब वो उनके प्रचार के लिए नहीं आ रही हैं। राहुल गांधी भी उनके प्रचार के लिए नहीं जाएंगे।
क्या समझा जाए? नरेंद्र मोदी का खौफ है क्या? इनको लग रहा है प्रियंका को और राहुल को कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा? देखिए, इस सारी बहस में एक बात उभर कर नहीं आ रही कि नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को छोटी बहन क्यों कहा। देखिए, नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को छोटी बहन कहकर एक पर्सनल अपील की है। ये दिखाने की कोशिश की है कि वो उनके व्यक्तिगत तौर पर वोट मांगने आए हैं। तो जब पर्सनल अपील की जाती है और ऐसे नेता द्वारा कि जिसके नाम पर चुनाव लड़ा है, जिसके बारे में ये बात है कि उनकी लहर है, तो ये कहकर वो अमेठी की जनता के साथ एक ताल। जी, अशोक टंडन का लिंक हमसे टूट गया है, लेकिन क्या आप कहना चाहेंगी प्रियंका चतुर्वेदी क्यों जहां दम दिखाना था वहां दम क्यों नहीं दिखाया गया? इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछना चाहूंगी कि दम दिखाना गया, इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछना चाहूंगी कि दम दिखाने की जरूरत ही क्या है जब हमारे उम्मीदवार ही बहुत सक्षम हैं और एक कड़ी चुनौती देने वाले हैं नरेंद्र मोदी को। मुझे यही नहीं, अगर आज स्मृति ईरानी इतनी कॉन्फिडेंट होती या ऐसा नरेंद्र मोदी वेव होता, नरेंद्र मोदी को एक ऐसी अपील करने की जरूरत, एक नया रिश्ता बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती हुई कि जहां राहुल जी प्रचार करने के लिए गए हैं, इसका मतलब वो सॉरी एक जन पूछे, मैं नहीं, जैसे प्रियंका जी कह रही हैं कि वो अगर अजय जी सक्षम है, टक्कर दे सकते हैं, कड़ी चुनौती दे सकते हैं, दे रहे हैं, तो चलिए उनकी बात को हम मान लेते हैं। तो उसमें थोड़ा सा और धक्का लगाने में अगर राहुल गांधी चले जाए तो क्या दिक्कत आ रही है? ताकि हो सकता है अगर धक्का लगा दे तो अजय राय जो है सफल हो जाए। धक्का लगाने भी नहीं जा रहे राहुल गांधी ना प्रियंका, क्या वजह है? देखिए, मैं बार बार आप लोग हमसे राहुल गांधी जी की वजह पूछ रहे हैं, रैलीज की वजह पूछ रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी होती है, हम स्ट्रैटेजी के हिसाब का नहीं तो क्या अमेठी में राहुल गांधी सक्षम नहीं है, प्रियंका जा रही है उनके लिए? क्या कारण है? मैं आपसे ये तो आप बहुत ही गलत इक्विवेलेंट प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, आपने कहा अजय राय वाराणसी में इतने सक्षम है कि जरूरत नहीं है वहां प्रियंका जाए, तो क्या अमेठी में राहुल गांधी सक्षम नहीं है? आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? वो हर बार वहां पे जाकर उन्होंने रैलीज की हैं, उन्होंने प्रचार किया है और हर बार की तरह वो इस बार भी गई हैं। तो ये सवाल में आप लोग कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर आर्ग्यूमेंट देते रहें, पेश करते रहें, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दरअसल क्या है कि हम लोग प्रियंका जी से सवाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका जी भी जानती है कि पार्टी के फैसले में प्रियंका जी कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है अभी कुछ नहीं कर सकते, अगर पार्टी के रणनीतिकारों को लगेगा तो हो सकता है राहुल गांधी का कार्यक्रम बन भी जाए। इसलिए मैं उसमें कोई जो है, प्रियंका जी तो प्रवक्ता है तो उससे आगे एक लाइन के आगे वो नहीं बोल सकती है। लेकिन मुझे लगता है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को भी सीमा तोड़ के बनारस जाना चाहिए, चुनाव परिणाम कुछ भी हो। जैसा कैप्टन अभिमन्यु कह रहे थे कि हर एक को आजादी है देश में जाने की, बिल्कुल ठीक बात है। अगर बनारस में आप गंभीरता से वाकई नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वो गंभीरता से नरेंद्र मोदी को रोकना चाहती है, तो वहां पर उसको अपने स्टार प्रचारकों को, अपने शीर्ष नेताओं को भेजना चाहिए। जिस तरह भाजपा ने एक संदेश दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ नरेंद्र मोदी की रैली करके कि हम वाकई गंभीर हैं अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार को उतार के, ऐसे ही कांग्रेस को भी संदेश देना चाहिए। अगर चुनाव तो लोकतांत्रिक, बाकी बनारस के लोग, काशी के लोग फैसला करेंगे किसको जिताना है किसको नहीं जिताना है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस नेतृत्व को यह हिम्मत दिखानी चाहिए, और राजनीति जो है वो हिम्मत से होती है, मैं आपको बस एक जवाब देना चाहूंगी, हिचकिचाहट से नहीं होती। और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है, लगातार हिचकिचाहट की वजह से आज आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में माहौल बना रहे हैं, और केवल वही नहीं बना रहे हैं जहां से वो खड़े, काशी में ही कुछ नहीं है। ये हिचकिचाहट छोड़िए और हौसला दिखाइए। कहना चाहूंगी कि अगर नहीं कोई अरे विनोद जी, जवाब देने का भी तो समय दीजिए। आपने बोल लिया, मैं आपको जवाब दे रही हूं कि अगर नरेंद्र मोदी की कोई रणनीति होगी, उसका मतलब ये नहीं है कांग्रेस भी वही रणनीति करेगी। हमें पता है हमें क्या करना है, और नरेंद्र मोदी के कहने पे या नरेंद्र मोदी के करने पे हम लोग वही सेम रास्ता नहीं फॉलो करने वाले हैं। तो आपने जो हमें राय दी है, बहुत मैं आपका सम्मान करती हूँ, राय का भी सम्मान करती हूँ, पर हम अपनी स्ट्रैटेजी उसी तरीके से निभाएंगे जो पार्टी डिसाइड करेगी। जी, ना केवल नरेंद्र मोदी जी,
अजय राय को इग्नोर क्यों किया? उनके भी तो दिल की बात होगी कि प्रियंका आए उनके प्रचार के लिए, राहुल आए उनके प्रचार के लिए। अच्छा चलिए, प्रियंका गांधी ने सही, प्रियंका चतुर्वेदी ही चली जाए। जैसे आप हंस रहे, राहुल और प्रियंका ने भी हंसी में उड़ा दिया अजय राय के दिल की बात। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। विनोद जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाया। मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आप बार बार मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं या अजय राय जी को बेचारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत क्लियरली वो हमारे बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं और बहुत अच्छा चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, जो कि उनका खुद का गढ़ है। अजय राय जी उस गढ़ से जुड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ी चुनौती बनेंगे। ठीक है, अशोक टंडन जी का एक बार फिर हमसे संपर्क हुआ है। अशोक जी, आपका लिंक कहीं ब्रेक हुआ था, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बहुत अच्छा समीकरण कोई आप समझा रहे थे। हाँ नहीं, मैं ये समझा रहा था कि नरेंद्र मोदी ने जो स्मृति ईरानी के लिए छोटी बहन कहकर अपील की है, वो उसको एक पर्सनल टच देना चाह रहे थे, जो राजनीति में एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र माना जाता है। वो बड़ा नेता जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसके बारे में ये धारणा है कि उसकी लहर है, जब वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर अपने लिए अपनी छोटी बहन कहकर वोट मांगता है, तो उस पर जनता के साथ एक संपर्क साधते हैं और उसका इम्पैक्ट होता है। शायद यही कारण था कि उन्होंने इस रिश्ते को बनाया। हालांकि इस चुनाव में बहुत रिश्ते बने हैं। अखिलेश ने मायावती को बुआ बनाने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी ने प्रियंका को बेटी कहने की कोशिश की। लेकिन मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूं कि जो इतनी बड़ी बहस अभी बनारस के बारे में हुई, देखिए अग्निहोत्री जी ने भी कहा है, इस देश में एक अनरिटर्न कन्वेंशन रही है कि बड़े नेता, टॉप लीडर्स एक दूसरे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाते। ठीक है, चलिए, रिश्ता कोई टंडन साहब किसी से कितना भी जाहिर कर ले, कितना भी बनाए, लेकिन जनता शायद उसी को चुनाव में जिताएगी जिससे वो रिश्ता महसूस करेगी। और इसमें कौन कामयाब होगा, इसके लिए हमें 16 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी बहस में अब चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि समय अब इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस।